जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में जुल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। और चलिए दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों का। अभी हाल ही में चर्चा में है यूट्यूब चर्चा में क्यों है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अभी चर्चा का विषय रहा आपका यूट्यूब। तो आज का क्वेश्चन नंबर वन है भाई आपका, तो यूट्यूब चर्चा में है भाई। यूट्यूब चर्चा में है क्यों। अगर हम बात करते हैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि भाई यूट्यूब ने क्या किया है कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो यूट्यूब ने भारत की जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उस योगदान के चलते ये चर्चा में है। तो सीधी सी बात करेंगे तो जो इसने कितना भारत की जीडीपी में 6800 करोड़ रुपए करोड़ रुपए का क्या दिया इसने जीडीपी में योगदान दिया। जीडीपी में कितना योगदान है यूट्यूब का, ये आपके सामने, ठीक है। 2020 में देश में, अब थोड़ी सी बात करते हैं यूट्यूब की। तो 2020 में देश में अगर हम बात करें तो 2020 में देश में कितने यूजर्स थे, कितने सब्सक्राइब थे और कैसे बढ़े हैं, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर होंगी आपकी। तो 2020 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 6,83,900 पूर्णकालिक इसकी अगर बात करते हैं तो इसने कितने की भाई 6,83,900 पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों का समर्थन किया। पूर्णकालिक जो समकक्ष नौकरियों का क्या किया, नौकरियों का समर्थन किया, ठीक है भाई। ओके, साथ ही हम बात करते हैं 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से अधिक सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये भाई। सब्सक्राइब कितने, 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। और भारतीय चैनलों की संख्या की अगर हम बात करें तो भारतीय चैनल के जो भारतीय चैनल उनकी जो संख्या है ये रही है 40,000 थी। 40,000 क्या थे, चैनल थे। 40,000 चैनल थे जिनको मोनेटाइजर किया गया था। वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो मोनेटाइजर वालों को ये काउंटिंग करते हैं तो 40,000 चैनल आपके यूट्यूब में 2020 के अंदर थे, ठीक है भाई। ओके, साथ ही बात करें इसकी जो वर्ष दर वृद्धि 45%, वर्ष दर वृद्धि जो वृद्धि हुई थी इसके अंदर कितनी, 45% तक इसके अंदर वृद्धि हुई थी। बहुत छोटी सी बात है। देखिए आप वीडियो देखने का 3 लोगों ने मिलकर के एक वीडियो देखने का 2005 में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और वो प्लेटफॉर्म भारत के अंदर कहां पर किया गया है, कहीं बाहर। और वही प्लेटफॉर्म बाहर की जीडीपी में आपका कितना 68,000 करोड़ का क्या कर रहा है जीडीपी में, 6800 करोड़ का क्या जीडीपी के अंदर क्या कर रहा है, करोड़ इसको अलग से लिखेंगे सीआर। तो 6800 करोड़ रुपए का जीडीपी के अंदर क्या कर रहा है, ये अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। बहुत बड़ी बात है भाई। साथ ही 2020 में इसने कितनी नौकरियों की बात करी है, तो 6,83,900 पूर्णकालिक समकक्ष की इसने बात करी है। साथ ही अगर हम बात करें सब्सक्राइब की तो 1 लाख सब्सक्राइब 2020 में। साथ ही भाई आपके जो चैनल की अगर बात करते हैं तो 40,000 चैनल यूट्यूब में रहे हैं, और इसमें जो वृद्धि दर रही वो कितनी 45 वृद्धि दर रही। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक बार यूट्यूब जो आपका हर चीज आपको यहाँ पर मिल रही है यूट्यूब की। अगर हम बात करें तो इसकी जो बात है ये कहाँ की भाई, अमेरिका की वीडियो देखने वाला एक प्लेटफॉर्म है। कहाँ का, यूएसए का प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, प्लेटफॉर्म क्या है, वीडियो देखने वाला एक प्लेटफॉर्म है। 3 लोगों ने इस करके मिल करके क्या, 3 लोगों ने क्या करी थी, इसकी लोगों ने स्थापना करी थी। 3 लोग कौन कौन थे जिन्होंने इसकी चार्ट हरले भाई, आपका चार्ट जो आपका नंबर 1 है, चार्ट हरले, जो हरले साहब थे, एक तो ये थे, और दूसरे थे आपके स्टीव चैन थे, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे हैं जावेद जो करीम साहब हैं, करीम। इन्होंने मिलकर के, तीनों ने मिलकर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म की क्या करी, स्थापना करी। कब करी, 2005 के अंदर। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2005 में इन्होंने तीनों ने मिलकर के स्थापना करी, ठीक है। ओके, कहां पर, पेपैल के 3 पूर्व, पेपैल के ये तीनों के तीनों कौन थे, पेपैल जो था आपका, पेपैल के पूर्व कर्मचारी थे भाई। ये तीनों पूर्व कर्मचारी थे, ध्यान रखिए कर्मचारी थे, पेपैल के पूर्व कर्मचारी थे तीनों के तीनों। अब यहाँ पर बात आती है, इन तीनों ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म की स्थापना करी। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हेडक्वार्टर अगर इसके बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई इसका, तो सैन ब्रूनो में। आपका सैन जो ब्रूनो है
ब्रूनो में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। यूट्यूब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सैन ब्रूनो में है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया जो स्टेट है, कैलिफोर्निया के अंदर इसका क्या है भाई, कैलिफोर्निया जो यूएस का, इसके अंदर क्या है आपका सैन ब्रूनो, और यहाँ पर यूट्यूब का आपका क्या है हेडक्वार्टर। 3 लोगों ने मिलकर के 2005 में इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 2006 में इसका जो बिजनेस था, 2006 के अंदर ही पहली बार में इसका जो बिजनेस था 1.65 जो अरब डॉलर, यूएस डॉलर इसका क्या था, बिजनेस था भाई। ठीक है। कर्मचारियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कर्मचारी हैं कितने, 2000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो 2000 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। ये आपका चर्चा में था। चर्चा में क्यों था ये मैंने आप लोगों को बता दिया। यूट्यूब आपका चर्चा में था। 6800 करोड़ रुपए की जो जीडीपी के अंदर इसने क्या किया, ग्रोस जो आपकी जीडीपी थी भारत की, उसमें योगदान दिया है। पूर्णकालिक समकक्ष 6,83,900 नौकरियों की, पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों की बात करता है। साथ ही सब्सक्राइब 1 लाख है आपके, साथ ही 40,000 चैनल, और वर्ष 2045 में वर्ष 2020 के अंदर क्या है इसकी 20 के अंदर जो वर्ग दिया ये है। 3 लोग हैं, चार्ल्स हैरले, स्टीव जावेद करीम साहब, इन्होंने जो पेपैल के पूर्व कर्मचारी थे, इन्होंने सैन जो ब्रूनो है कैलिफोर्निया के अंदर यूएसए के अंदर इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, अपने इसकी बात करी थी। यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है यूएसए की खोज कोलंबस द्वारा करी गई थी। कोलंबस एक्चुअल में भारत को खोजने के लिए निकला था। कब की बात हुई, 1492 में इसकी खोज की गई, कह सकते हो आप। ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं भारत की खोज के लिए निकला था, स्पेन का था ये, भारत की खोज के लिए निकला था, पहुंच गया कहाँ आपका, अमेरिका के अंदर पहुंच गया। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। और यूएसए में स्टेटों की बात करें तो 50 स्टेट है। ठीक है, जो संघ है, लेकिन इस स्टेट में क्या है, अमेरिका के अंदर और दूसरी बात क्या है, दोहरी नागरिकता है, स्टेट की अलग है और इसकी खुद की अलग है। दोहरी नागरिकता, दोहरी सिटीजनशिप भी आपकी कहाँ पर है, यहीं पर। जो बाइडेन साहब क्या है इसके, जो बाइडेन क्या भाई इसके, जो बाइडेन कह सकते हैं प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और पहली महिला उप प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, महिला जो है वो कौन आपकी, कमला हैरिस है, भारतीय मूल की है। राजधानी क्या, वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे आपकी, तो ये आपको पता है पोटामेक नदी के किनारे यहाँ पर ये है। और अभी यूएसए हाईलाइटेड क्यों है, जो यूक्रेन जो वार चला उसको लेकर के भी आपका क्या है, यूएसए भाई हाईलाइटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी सैन वॉर्न चर्चा में रहे हैं, सैन वॉर्न चर्चा में रहे हैं। तो सैन वॉर्न की मृत्यु हुई है, कि मृत्यु हुई है या निधन हुआ है। ठीक है, मृत्यु से थोड़ा ठीक नहीं लगता भाई, निधन हुआ है। निधन किसका हुआ, सैन वॉर्न का। ये कौन थे भाई, ये कौन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए सैन वॉर्न की अगर हम बात करें तो ये क्रिकेटर थे आपके, क्या क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर थे भाई, क्रिकेटर थे, क्रिकेटर। कल इनकी किससे गई, थाईलैंड के अंदर, कहां पर, थाईलैंड के अंदर इनकी क्या है, हृदय गति रुकने से, यानी कि हार्ट अटैक से इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। किससे मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, एक शब्द सुना हुआ आपने, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। देखिए यहाँ इसको बोलते हैं CPR, एक मेडिकल की लैंग्वेज में कह सकते हैं इसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, यहाँ पर हार्ट अटैक से एक इतने बड़े हेल्थी प्लेयर जो कि कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे भाई, ये क्रिकेट खेलते थे। और 1000 आपकी विकेट लेने वाले 1000 विकेट लेने वाले आपके, ये विकेट लेने वाले दूसरे नंबर के क्या थे विश्व के अंदर, जो आपका मथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के पहले व्यक्ति थे। कौन थे, मुरलीधरन थे। मुरलीधरन जो थे ये श्रीलंका के पहले थे 1000 विकेट लेने वाले। और अंतरराष्ट्रीय मैचों में बात करूं, और जो आपके सैन वॉर्न थे कौन से, दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है भाई, ओके, इतने हेल्थी थे। साथ ही बात करूं उन्होंने 2008 में ये आपकी जो रॉयल्स राजस्थान है उसके जो IPL के अंदर, IPL रॉयल्स जो राजस्थान है, राजस्थान के क्या बने थे, कैप्टन बने थे क्रिकेट के। और साथ ही इन्होंने वो कप भी अपने नाम किया था। और थाईलैंड के अंदर इनकी कल की बात करें तो 4 मार्च को भाई, कब, 4 मार्च 2022 को इनकी मृत्यु होगी। आयु की अगर हम बात करते हैं तो मित्रों आयु केवल और केवल कितनी इनकी, 22 वर्ष है। अब देखो एक हेल्थी व्यक्ति जो कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है और इतना इसने योगदान दिया, उस व्यक्ति की यहाँ पर हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। थोड़े से और एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया था सैन वॉर्न ने। अब थोड़ी सी बात करते, देखिए कब भाई इन्होंने एक दिवस कैरियर की शुरुआत कब करी, सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। इनका जो जन्म है, जन्म कब हुआ इनका, 13 सितंबर 1969 में इनका जन्म हुआ। एक दिवसीय वनडे मैच के जो
वनडे मैचों की स्टार्ट, एक दिवस की मैच की कब करी थी इन्होंने भाई 24 मार्च में, 24 मार्च 1993 में इन्होंने वनडे मैच शुरू किया। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ इन्होंने विरुद्ध पारी का स्टार्टअप किया था, एक दिवसीय की, ठीक है। और इन्होंने 194 विकेट मैचों में, 194 मैच खेले हैं वनडे। और साथ ही बात करें विकेट कितनी ली? 293 विकेट लिए हुए इन्होंने। विकेट कितने लिए? 293। और टेस्ट कैरियर की शुरुआत इन्होंने 2 जनवरी 1992 से इन्होंने टेस्ट के क्या मैच खेले? टेस्ट में इन्होंने कितनी विकेट लिए? 708 विकेट लेने वाले ये पहले प्लेयर है विकेट लेने वाले, ठीक है। और कितने मैचों में भाई? 145 मैच खेले इन्होंने टेस्ट, और 145 मैचों में ये विकेट इन्होंने ली है। आईपीएल में भाग लिया था, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। राजस्थान के आईपीएल का पहला खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। अब यहाँ पर जब हार्ट अटैक हुआ, देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, दुनिया के अंदर मैं बोलूँ अगर 0.1% भी अगर सीपीआर, अगर आपका सक्सेस, कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन एक प्रक्रिया होती है जब किसी व्यक्ति के सांसें थम जाती हैं या हार्ट अटैक की जो इस टाइप की अगर कार्रवाई होती है, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सीपीआर देने वाला होता तो शायद मे भी अगर सही तरीके से सीपीआर दिया जाए तो हो सकता है किसी के प्राण यहाँ पर बच जाए। कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं सकता हूँ, बट इसके अंदर क्या होता है, मुंह पर मुंह रख करके इसके अंदर क्या होता है, सांस दी जाती है व्यक्ति को। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सांस दी जाती है और हो सकता है उसका हार्ट दोबारा से पंपिंग होने से काम करना प्रारंभ कर दे, ठीक है भाई। तो ये सीपीआर एक बार जरूर आप लोग सीखेंगे देना, हो सकता है जिंदगी में कभी काम आ जाए और हो सकता है आप किसी की एक जिंदगी बचाने में सक्सेस हो जाओ, ठीक है। इसका भी संबंध इसी से जुड़ा हुआ भाई। चलिए, ये थे आपके सैन वॉन साहब, क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। थाईलैंड के अंदर कल इनकी मृत्यु हुई, हार्ट अटैक से हुई है। 1000 विकेट लेने वाले जो आपका श्रीलंका के प्लेयर थे उनके बाद दूसरे ऐसे प्लेयर बने हैं, ठीक है भाई। और साथ ही अब बात करें इन्होंने 1993 में एक दिवसीय मैच में, और 92 में इन्होंने किसमें? 92 में इन्होंने टेस्ट के 145 मैच खेले हैं। 294 मैच इन्होंने 194 मैच इन्होंने किसके खेले? वनडे के खेले। साथ ही विकेटों के बाद 293 विकेट वहाँ लिए और 708 विकेट वहाँ, और 1000 विकेट लेने का इन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। और ये कल हमारे बीच दुनिया के अंदर नहीं रहे। देखिए फरवरी में भी, ये मार्च में पहला झटका लगा, फरवरी में भी अगर मैं बात करूं तो 2-3 बड़ी हस्तियां आपके भी फरवरी में भी क्या हुई हैं, भगवान को प्यारी हुई हैं। जिनमें अगर हम बात करते हैं तो भारत की बात करूं तो मैं भारत से 2 बड़ी हस्तियां थी, जिनमें एक आपकी लता मंगेशकर थी, जो कि सौर सम्राज्ञी कह सकते हैं जिनको, लता मंगेशकर थी। और दूसरे आपके कौन थे? बप्पी लहरी, वो भी गाने वाले थे भाई, डिस्को को फेमस करने वाले आपके बप्पी लहरी थे, ठीक है। और साथ ही अगर लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे पुरस्कार, और 2-3 देशों की नागरिकता भी हमारी किसके बाद लता मंगेशकर जी के पास थी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में करा चुका हूँ, बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि संगीत लता जी के नाम पर, सीधा सा पूछा जा सकता है कि लता जी के नाम पर पुरस्कार, संगीत पुरस्कार की घोषणा किसने करी है? तो एमपी के द्वारा, ध्यान रखेंगे, एमपी जो आपका था, एमपी मध्य प्रदेश ने इसकी बात करी थी भाई। किसकी बात करी थी? मध्य प्रदेश की। यहाँ पर मैं बात करूंगा थोड़ी सी। मध्य प्रदेश ने संगीत अकादमी, संगीत जो अकादमी है, अकादमी, ये भी आपकी दूसरी, पहली संगीत अकादमी होगी। दूसरी यहाँ पर हम बात करते हैं संगीत पुरस्कार भाई, पुरस्कार भी लता के नाम पर। और साथ ही हम यहाँ पर संगीत संग्रहालय, तीनों की तीनों चीजें कहाँ पर भाई? आपकी इंदौर के अंदर। इंदौर जो आपका सबसे स्वच्छ शहर है, इंदौर के अंदर बनाने की घोषणा करी किसके द्वारा? एमपी सरकार के द्वारा घोषणा करी थी। किसके नाम पर करी थी? तो लता जी के नाम पर करी थी, ठीक है। चलिए, आपका 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक आपकी परियोजना, स्त्री मनोरक्षा परियोजना क्या है, चर्चा के अंदर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्त्री मनोरक्षा परियोजना। सीधा सा क्वेश्चन है, स्ट्रीट मनोरक्षा परियोजना, महिला और बाल विकास क्या है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया? सीधी सी बात करें, स्त्री जो मनोरक्षा परियोजना है, ये किसके द्वारा? सबसे पहले तो बात करें, देखिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किसने? निम्स बेंगलोर के अंदर इसका प्रारंभ किया गया। एक बार समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए किसने, कौन सा भैया? आपका महिला
वह बाल विकास मंत्रालय। पहली बात, ठीक है भाई, ओके द्वारा। उसके बाद है कहां पर भाई, किसके सहयोग से, बेंगलोर के सहयोग से, निमहंस, नीमहंस आपका, नीमहंस बेंगलोर के सहयोग से, किसके सहयोग से, नीमहंस, बेंगलोर के सहयोग से, नीमहंस बेंगलोर के सहयोग से किया गया है, ठीक है। नीमहंस बेंगलोर के सहयोग से ये इसका प्रारंभ किया गया, स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है महिलाओं का मानसिक सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु इसको क्या किया गया भाई, प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य हो गया है आपका, ठीक है भाई। इस परियोजना के ऊपर कह सकते हैं कोविड अवधि के दौरान वन स्टॉप सेंटर्स में, इसी तरीके का आपका वन स्टॉप सेंटर था, वन स्टॉप सेंटर था भाई। कोविड में इसने बेहतरीन काम किया था, किसने, कोविड के दौरान बेहतरीन काम किया था, वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर भी था। वर्तमान में देश में कितने ओसीएस कार्य हुए, ओसीएस कार्य वालों की बात करें तो 700 वन स्टॉप आपका ओएससी वन स्टॉप सेंटर जो कितने, लगभग 700 पूरे देश के अंदर काम करेंगे। ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भैया आपका, ठीक है। इसमें क्या थी, महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सुविधाएं, आधुनिक सारी चीजें यहाँ पर बताई गई थी। क्या क्या दिया जाता है इसके अंदर, कानूनी सलाह दी जाती है, चिकित्सा दिया जाता है, और रहने के लिए भी कुछ समय के लिए यहाँ पर इनको रखा जाता है। तो ये सेंटर की अगर हम बात करें तो कितने सेंटर है, 700 सेंटर है, ठीक है। चलिए, किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया, तो बाल विकास मंत्रालय। ये योजना वन स्टॉप वाली भी योजना किसने, बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, इसको एक बार आप राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में एक एयरलाइंस है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 बनता है आपका, एक एयरलाइंस है जो ऐसी कौन सी एयरलाइंस आपकी, कौन सी एयरलाइंस है, एयरलाइंस जो सोलर का यूज करेगी, सोलर का यूज करेगी, या कह सकते हैं सौर ईंधन का उपयोग करेगी। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, सौर ईंधन का प्रयोग करेगी, सौर ईंधन का प्रयोग करेगी। कौन सी एयरलाइंस है जो सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली, या सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली पहली बनी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन की सीधी सी बात है, अभी आपकी जैसे इंडियन एयरलाइंस है, आपकी और भी बहुत सारी एयरलाइंस है, यानी कि ऐसी विश्व के अंदर एक पहली एयरलाइंस होगी जो आपकी सौर ऊर्जा से चलेगी, या ईंधन के तौर पर, जहां पर उसके अंदर जो पेट्रोल डाला जाता है, पेट्रोल की जगह पर अब क्या होगा, वो सूर्य की किरणों से या सूर्य के जो चार्ज से चलने वाली है, ठीक है। तो कौन सी भी आपकी, ये है सहायक कंपनी सीवेस एयरलाइंस। शानदार क्वेश्चन रहेगा भैया आप लोगों का ये, और पूछा भी जाएगा। सीवेस एयरलाइंस जो है क्या है, एयरलाइंस पहली बनी है। ये किसकी सहयोगी है भैया, आपकी लुफ्थांसा की सहयोग कंपनी है, सहायक कंपनी है, लुफ्थांसा की सहयोगी कंपनी है। सहयोगी किसकी सहयोगी कंपनी है, लुफ्थांसा की सहयोगी कंपनी, सौर ईंधन से चलेगी और दुनिया की पहली होगी भैया। दुनिया में इस प्रकार के ईंधन से चलने वाली क्या होगी आपकी, ये पहली होगी। सीधी सी बात करें, सौर ऊर्जा को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो जो कार्बन मुक्त, अगर मैं एक बार बात करूं भारत की, तो कार्बन मुक्त भारत करने का जो ऊर्जा रखा गया है, तो क्या रखा गया अभी आपका, 2070 में भारत कार्बन मुक्त बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें जो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ग्लोबल जो वार्मिंग है आपकी, यानी कि पृथ्वी गर्म हो रही है और अब तक कितनी हो चुकी है, 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो क्या होगा भाई, आपके जो बर्फ के बड़े बड़े पर्वत हैं पिघल जाएंगे, और जो तटीय इलाके हैं वो क्या डूब जाएंगे। जहां पर पानी है वहां पर क्या होगा, और ज्यादा पानी पहुंचेगा, सूखा, बाढ़, सब कुछ जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, लोग भूखमरी हो जाएंगे, गर्मी इतनी हो जाएगी कि जो खेती है, खेती आपकी क्या होगी,
खेती खत्म हो जाएगी, लोग घरों में रहने पर मजबूर हो जाएंगे, और जब ऐसा होगा खेती नहीं होगी तो क्या बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते कार्बन मुक्त जलवायु परिवर्तन को लेकर के पूरे विश्व ने एक मीटिंग करी थी, जिसके अंदर भारत ने अपना लक्ष्य रखा 2070 लक्ष्य रखा था। और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा हम बात करते हैं तो क्या हमारा क्या करना पड़ेगा भाई, सौर ऊर्जा का यूज करना पड़ेगा, सौर ऊर्जा का। और इस कड़ी में हमने यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्या किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सौर ऊर्जा के अंतरराष्ट्रीय भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर एक ही आपका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कहां पर है, आपका गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में क्या भारत का एक ही सौर ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय किसकी मदद से खोला था भाई, हमने फ्रांस की मदद से खोला था। संबंध किसे, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर के इसको बनाने की पहल करी थी, ठीक है। और ऐसा करने वाली विश्व के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाली आपकी क्या है, यहाँ पर स्विस जो एयरलाइंस है, ये आपको क्या सौर ईंधन से चलने वाली बनेगी। साथ ही हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिक आपकी ट्रेन भी आने वाली है। तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए भी कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का लक्ष्य क्या रखा, तो बता ही देता हूँ, तुम क्या बताओगे, 2023 तक में भी शायद भारत के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन आ जाए। या दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन भी चली थी, याद रखना, हाइड्रोजन जो ट्रेन चली थी जर्मनी में, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर चली थी, आपकी जर्मनी के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन चली थी। और साथ में अभी अगला क्वेश्चन आपका भी, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक रिपोर्ट जारी, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022, स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट, एनवायरमेंट रिपोर्ट जारी हुई है, रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, ये भारत का कौन सा स्थान है, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट, एनवायरमेंट रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। सीधी सी बात करें, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि रिपोर्ट क्या है। देखिए भाई, हमने सतत विकास के लिए क्या किया था, हमने सतत विकास के लिए क्या किया था, कुछ टारगेट निर्धारित करे थे और टारगेटों को रखा था 2030 के लिए कि 2030 तक हमने ये काम करने हैं। अब उन कामों को हमने कितना कर लिया है, उन कामों को हमने कितना कर लिया है, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत कौन से नंबर पर है। तो देखिए, भारत की अगर मैं बात करूं, यानी कि हम अपने टारगेटों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वहां पर बात हो रही है। तो भारत 117 नंबर से सरक करके कौन सा 117 से खिसक करके हम पहुंच गए हैं 120वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। भारत की बात करें तो जिसके अंदर क्या है, मनुष्य के विकास को लेकर के जो टारगेट फिक्स किए गए थे, कब 2030 तक के लिए जो टारगेट रखे गए थे, उन टारगेटों के लिए हम कितना काम कर रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो जो आपकी स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की, किसने भाई, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट की रिपोर्ट है। और 2022 जारी की किसने करी है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन आपके, केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री हैं ये कौन है आपके, तो ये है भूपेंद्र यादव। कौन है आपके, भूपेंद्र यादव साहब क्या है, केंद्रीय मंत्री, ध्यान रखिए। शून्य भूख स्वास्थ्य भलाई, और भी बहुत, शून्य भूख स्वास्थ्य भलाई, साथ में हम बात करें लैंगिक समानता, सतत विकास, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। इसमें 192 देश थे, 100 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा एजेंडा रखा गया था 2030। एक बार मैं थोड़ा सा इसको रफ करूंगा भाई, उसके बाद बात करेंगे। तो 192 संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, तो संयुक्त राष्ट्र देश 2015 में लक्ष्य निर्धारित करे थे 192 देशों ने। कितने थे, 129 देशों ने, यानी कि 2030 तक हमने क्या क्या करना, ठीक है भाई, एजेंडा रखा था। तो इसके अंदर हम पीछे रह गए। ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान को छोड़कर के बाकी दक्षिण एशियाई देशों से हमें पिछड़ चुके हैं और एशिया देश 129वें स्थान पर हैं। भारत की अगर हम बात करें
रैंकिंग से गिरकर 120 स्थान पर पहुंच पाकिस्तान अन्य सभी दक्षिण एशिया में पिछड़ गए जो 129वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया देशों में अगर हम बात करें तो भारत कौन से नंबर पर पहुंच गया आपका, ये आपके लिए क्वेश्चन है 129वें नंबर पर भाई। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए इसके अंदर आपका जो स्कोर था वो 100 में से 66 था भाई। 100 में से भारत का जो स्कोर था कितना था, 66 था। ध्यान रखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि लक्ष्य को पूरा करने में। साथ ही हम यहाँ पर राज्यों की बात करें तो सबसे खराब हालत किसकी है, तो बिहार की है। बिहार सबसे पीछे कौन आपका, बिहार है। और कौन सा भी आपका, झारखंड। झारखंड और लिख सकते हैं झारखंड और बिहार, ये सबसे पीछे है। तो सबसे आगे अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए जो सबसे आगे हैं वो कौन है, तो उसमें तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है। तमिलनाडु और आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश क्या है, एचपी जो हिमाचल प्रदेश है वो क्या है, सबसे आगे है। यहाँ पर हमने बात करी किसकी, अपने सतत विकास की बात करिए। तो 3 रैंकिंग स्थान गिर करके 120 पर पहुंचा है भारत, पिछले साल की अपेक्षा 117 की रैंकिंग से। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। ओके चलिए भाई आगे बात करते हैं। देखिए राज्यवार की हमने यहाँ पर बात कर दी है। और हाँ, एक है आपका यूटी में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जो सबसे आगे है वो कौन है, शीर्ष पर कौन आपका, चंडीगढ़ भाई। चंडीगढ़ क्या आपका शीर्ष पर है। और जो पीछे है सबसे वो उसके बाद आपका चंडीगढ़ के बाद कौन है, दिल्ली है। और दिल्ली के बाद कौन आपका, पुदुचेरी है। ठीक है। और सबसे पीछे की अगर हम बात करते हैं दूसरे स्थान पर, देखिए सबसे पहले आपका इसके बाद दूसरे स्थान दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या तीसरे स्थान पर। तो अंडमान निकोबार आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर है। ठीक। इसके अंदर इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य है। लक्ष्यों की अगर बात करें तो किसने रखे थे इसके अंदर, 17 सतत विकास लक्ष्य कितने थे आपके, 17। इसके अंदर 2015 के अंदर हमने कितने लक्ष्य रखे थे, 17 लक्ष्य रखे थे। उसके अंदर उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या कुछ किया है, उसके ऊपर यहाँ पर आपकी बात हो रही है। ठीक है। चलिए, शानदार क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, एक और चर्चा का विषय भी बना हुआ आपका, चर्चा का विषय रहा अभी आपका, और ये है कि मॉन्टो कन्वेंशन क्या है। एक बार मैं इसको रख करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी चर्चा में आपका मॉन्टो कन्वेंशन। मॉन्टो कन्वेंशन क्या है जो चर्चा में है। कन्वेंशन मॉन्टो कन्वेंशन क्या है जो कि आपका चर्चा में, सीधी सी बात करें। देखिए मॉन्टो कन्वेंशन आपका एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि है। किस किस के बीच में यहाँ पे, तुर्की के बोस्पोरस और कौन आपका, डार्डानेलस जलडमरू की नियंत्रित करती है। जलडमरू को नियंत्रित करती है। किसको भी, जलडमरू को नियंत्रित करती है। डार्डानेलस किसको करती है आपको, ये तुर्की के आपका बोस्पोरस को, और आपका साथ में किसको, डार्डानेलस को, जलडमरू को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ध्यान रखिए। 20 जुलाई 1936 को संधि कब हुई थी आपकी, 20 जुलाई 1936 को स्विट्जरलैंड के मोन्ट्रो प्लेस में हस्ताक्षर हुए थे। कहां पर भी,
स्विट्जरलैंड, ये कौन सी जगह पर भी आपके ये मॉन्ट्रो प्लेस, स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रो प्लेस पर हस्ताक्षर हुए थे। 9 नवंबर 1936 को ये लागू हुई थी। 9 नवंबर 1936 को क्या हुई थी, ये लागू हुई थी। ठीक है, लागू कब हुई थी ये भी आपके सामने है। ये आपकी क्या है, चर्चा में है। तो अभी चर्चा में क्यों है, काफी कुछ इस पे इशू हो रहा है भाई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो संधि है ये काला सागर के मध्य द्वारा नियंत्रित की जाती है। काला सागर के मध्य समुद्री यातायात को क्या करती है, इसका संबंध किससे भी, काला सागर से भी। अभी सागर से काला सागर के मध्य समुद्री यातायात को नियंत्रित करती है, ये भी ध्यान रखेंगे। या अन्वेषण द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये भी आप लोगों के लिए राइट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर और बात करते हैं आपका भी। नेशनल आईसीटी अवार्ड प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में क्वेश्चन बनता आपका, अगला क्वेश्चन है नेशनल आईसीटी अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ये क्या है, नेशनल आईसीटी अवार्ड, आपके अवार्ड प्रदान किए गए हैं, नेशनल प्रदान किए गए हैं। ठीक है, क्या किए गए, नेशनल आईसीटी अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इनको लेकर के भी हम बात करेंगे, किसके द्वारा किए गए। देखिए आईसीटी की बात करें तो राष्ट्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है भाई, तो इसको लेकर के चलते 1 मार्च 2022 को भाई, 1 मार्च 2022 को राज्य मंत्री कौन है, राज्य मंत्री है इसके, राज्य मंत्री किसके भाई, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन, आपके अन्नपूर्णा देवी। किसने भाई, अन्नपूर्णा जो देवी हैं, अन्नपूर्णा देवी ने इनको क्या किया, जारी किया है। कौन, आपकी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2022 प्रदान किए। राष्ट्रीय सूचना, नेशनल, ये क्या हो जाएगा आपका, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी क्या लागू किए। पूरे भारत में कितने शिक्षकों को प्रदान दिया गया है, तो ये टीचरों को मिला 49 जो शिक्षक हैं उनको ये पुरस्कार, सूचना और प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी जो आपके सूचना ये पुरस्कार है, ये पुरस्कार दिए हैं भाई। पुरस्कार दिए किसने दिए हैं, जो शिक्षा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन, आपके अन्नपूर्णा जी हैं। इन्होंने 1 मार्च 2022 को 49 शिक्षकों को दिए। किसने, 49 अध्यापकों को दिए, कह सकते हो अध्यापक या शिक्षक, जो भी आप लोग समझे गए। ठीक है, साथ ही इन्होंने यहाँ पर NEP आपकी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर भी बात करी। यहाँ पर कई बार पूछा जाता है नई एजुकेशन पॉलिसी कब आई आपकी, 2020 में। इसमें किसमें, 1986 वाली में क्या था, बदलाव था या उसकी जगह पर ये लाई गई। न्यू शिक्षा पॉलिसी किसकी जगह पर लाई गई है, ये भी आप लोगों को मालूम है। ओके, आईसीटी के उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्कूल किसके लिए दिया गया, ये आईसीटी के उपयोग यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए पुरस्कार दिए गए हैं शिक्षकों को भी। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए दोस्तों, आज की जो आपकी क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। उज्ज्वल परिवार ऐसे ही आप लोगों के बीच में अपने करंट की के साथ जो भी स्ट्रेटेजी की है आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहेंगे। हम बने रहिए, देखते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगर आप क्लास को शेयर नहीं करेंगे तो हमारा भी मन टूटता है भाई, हम कब तक हैं, तो हम भी इंसान हैं। बट फिर भी जो भी हो आप लोगों के बीच में हम अपनी क्लास लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।